गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। सुबह के 8 बज चुके हैं। 30 सेकंड में तमाम खबरों को लेकर आए जो आपको बताएंगे मेरी सहयोगी गायत्री। शुक्रिया अमित। और पहली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर अनंतनाग जिले में टारगेट किया गया है, मजदूरों को टारगेट किया गया, आतंकियों ने टारगेट किया। लगातार यहां पर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच इस बार आतंकियों ने किसको टारगेट किया है, कैसे टारगेट किया है, आइए 30 सेकंड में पूरी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। आतंकियों ने शनिवार को 2 बाहरी मजदूरों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। मजदूरों की पहचान गोरखपुर के छोटा प्रसाद और कुशीनगर के गोविंद के तौर पर हुई है। हमले में दोनों मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले अनंतनाग में ही 3 नवंबर को एक निजी स्कूल में काम करने वाले 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। अब ऐसे में घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाएं बेहद ही चिंता का विषय है। और बड़ी खबर एलएसी से है, जहां पर सेना प्रमुख ने कह दिया है कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अब प्रत्याशित है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीन की चालबाजी से हम और आप वाकिफ है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। चीन के साथ रिश्तों को लेकर थल सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन से लगे क्षेत्र में सीमा गतिरोध लंबे समय से जारी रहने के बीच शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है। जनरल पांडे ने एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शेष मुद्दों के समाधान के लिए चीन के साथ उच्च स्तर की सैन्य वार्ता के अगले दौर को लेकर आशावादी है। वहीं सेना प्रमुख ने सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा बुनियादी ढांचा विकसित करने की बात भी कही। और एक बार फिर से धरती हिली है। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। क्या कुछ रहा इस दौरान, कैसे लोग दहशत में आ गए, 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हों। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में ही रहा। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। बार बार भूकंप आने से लोगों में दहशत है। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में भी लोगों ने भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 50 सेकंड से ज्यादा देर तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। बता दें कि 4 दिन पहले देर रात 2 बजे भूकंप आया था। तब भी नेपाल ही भूकंप का केंद्र था और उस वक्त नेपाल में 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। और शनिवार को फिर भूकंप आने से लोग डरे हुए हैं। हालांकि अब सवाल है कि बार बार उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर की धरती कांप क्यों रही है। और बड़ी खबर यह कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर बीजेपी हमलावर है। अखिल गिरी को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी अब तक चुप क्यों है। 30 सेकंड के भीतर पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ विवादित बयान को देकर मुश्किलों में फंस गए हैं। बीजेपी ने टीएमसी के मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने भी ममता बनर्जी को घेरा और सवाल उठाया कि आखिर अपने मंत्री के अपराध पर वे कब तक चुप रहेंगी। वहीं हिंदू सेना ने भी टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू के रंग रूप को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने टीएमसी के मंत्री को घेरा है, तो वहीं एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है। चिराग ने मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई है। चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से कहा कि इस मामले में सीएम ममता बनर्जी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए और अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। चिराग ने मांग उठाई कि अखिल गिरी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिमाकत न कर पाए और न ही ऐसे बयान दे। द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी नेता द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गई है। एनसीडब्ल्यू ने तृणमूल कांग्रेस के मंत्री अखिल गिरी को राष्ट्रपति के अपमान के मामले में पत्र लिखा है। अपने पत्र में एनसीडब्ल्यू ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए लिखित माफी मांगने को कहा। गौरतलब है कि 17 सेकंड के वीडियो क्लिप में गिरी को टीएमसी नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रपति के लुक्स पर टिप्पणी करते हुए सुना गया। बता दें कि महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
और राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान, लगातार घमासान जारी है। और इस सब के बीच अब एक और नेता ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यों ये मोर्चा खोला है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको दिखाएंगे कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर किस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। ये पूरी खबर देखिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में राजस्थान में जल्द मुख्यमंत्री बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान बहुत जल्द बड़ा फैसला करने वाला है। फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाना बाकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को जयपुर में कहा कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को पसंद करती है और उन्हें आगामी मुख्यमंत्री देखना चाहती है। साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ी बात कह दी। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अशोक गहलोत को ध्यान रखना चाहिए और जब पार्टी पर संकट हो तो अपना हित भूलकर पार्टी हित में सोचना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को बीजेपी पर चुनाव आयोग को इस हद तक बर्बाद करने का आरोप लगाया कि वो अब स्वतंत्र निकाय नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी का विस्तार शाखा बन गया है। महबूबा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली है। साथ ही कहा कि जब बीजेपी चुनाव आयोग को हरी झंडी देगी तभी जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा होगी। मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल और देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप है। पीडीपी अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि बीजेपी चुनाव की खातिर कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का फायदा उठा रही है। और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर पशमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रैली करने वाले हैं। वजह क्या है रैली की, इसके पीछे का मजमून क्या है, ये रिपोर्ट आपको 30 सेकंड में बताएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मुस्लिमों को एक मंच पर लाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक ओर माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से दूर हैं, तो वहीं आज राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज बरेली में भव्य महासम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से पसमानदा समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देगा। पसमानदा समाज का इस तरह का आयोजन बरेली में पहली बार होने जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। पुरी में लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा होने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। डिंपल यादव के लिए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी शनिवार को मैनपुरी में प्रचार करने आए और उठे हुए वोटरों को मनाने में लग गए। धर्मेंद्र यादव ने डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा किया और कहा कि मैनपुरी की जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान किया है और इस बार भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में वोट करके डिंपल यादव को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट काटने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। इस सिलसिले में शनिवार को रामपुर में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक की बात उठाते हुए कहा कि बीजेपी इसके लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे की। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कल करोड़ों की सौगात दी, लेकिन इस दौरान केसीआर सरकार पर जमकर हमला भी बोला और साफ तौर पर कहा कि इनके पास मुझे गाली देने के अलावा कोई और काम नहीं। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। प्रधानमंत्री दक्षिण के मिशन पर हैं। शनिवार को तेलंगाना में प्रधानमंत्री खूब गरजे। उन्होंने बिना नाम लिए ही केसीआर पर निशाना साधा और कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वाली सरकार ने तेलंगाना को विकास के मामले में पीछे ढकेलने का काम किया है। पीएम ने केसीआर को लेकर ये तक कह डाला कि उनके पास मुझे गाली देने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि तेलंगाना की जनता ने जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया, उसी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। यहाँ के लोग सुशासन और तेजी से विकास चाहते हैं। अपने तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी ने पेद्दापल्ली जिले में आरएफसीएल का यूरिया प्लांट और रोड और सत्तुपल्ली के बीच नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान उन्होंने कुल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही मोदी ने बताया कि ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली हैं, जो कि लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 1990 के बाद 30 साल में जितना विकास हुआ, उतना विकास अब सिर्फ कुछ सालों में होने वाला है। और अगली खबर दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनकी मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली है। एक नया घोटाला सामने आया। क्या है वो घोटाला और क्यों बढ़ने वाली है मुश्किल? 30 सेकंड के भीतर ये रिपोर्ट आपको बताऊंगा।
दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले और अनियमितताओं के चलते एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जल बोर्ड और बैंक अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मामला 2019 का है, जो करीब 20 करोड़ रुपए के घोटाले का बताया जा रहा है। बताया गया कि पानी के बिल का पैसा लोगों से वसूला तो गया, लेकिन इसे दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में जमा नहीं किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनावों को भले ही अभी 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से ही पूरी कर ली है और इस सब के बीच लगातार बीजेपी बैठकें करेगी। अब एक और बैठक होने वाली बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां बीएल संतोष करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर आज बड़ी बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठन के महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आम चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है। 2024 में बीजेपी का ज्यादा फोकस दक्षिण भारत पर रह सकता है। टारगेट है कि आम चुनाव में दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत की जाए। गौरतलब है कि पीएम मोदी भी एक साथ दक्षिण के 4 राज्यों के दौरे पर है। और अब चुनावी खबर की बात करते हैं। हिमाचल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लेकिन वहीं हरियाणा में चुनावों के बाद खूनी संघर्ष हुआ है। वजह क्या थी? 30 सेकंड के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में 66% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। वहीं इस बार के चुनाव में दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टाशीगंग में 100% वोट डाले गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें खुद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, बदलेगा रिवाज, फिर बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान खूनी संघर्ष की खबरें आई हैं। हरियाणा के रेवाड़ी, अंबाला और करनाल में वोटिंग के दौरान भारी बवाल हुआ। रेवाड़ी में मतदान के दौरान हुए झगड़े में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ गया। वहीं अंबाला में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। करनाल में भी वोटिंग के दौरान तलवारें चल गईं। हमले में कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने मामलों को शांत कराया और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। और अब अगली खबर जो है वो धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। देश भर में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब जो मामला सामने आया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आइए आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन में बाल शिशु गृह में किस तरीके से धर्मांतरण करवाया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। क्या है पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। राज्य के रायसेन जिले में बाल शिशु गृह में बच्चों के धर्मांतरण को लेकर हड़कंप मच गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कन्वर्जन का मामला सामने आए हैं, जिसके बाद प्रियंक कानून गो ने शिशु गृह के संचालक हसीन परवेज पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिशु गृह का नाम बताए बिना प्रियंक ने ट्वीट कर बताया कि 3 बच्चों के नाम और धर्म बदलकर बाल गृह संचालक द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। यूपी के फतेहपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जिले में कन्वर्जन का बड़ा खेल चल रहा है। फतेहपुर में एक ही साल में धर्मांतरण के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें ईसाई लोगों पर आरोप है कि वे बड़ी संख्या में गरीब हिंदुओं को बरगलाकर उनका कन्वर्जन करवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गरीब तबके के लोगों को पैसों का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बहुआ में मात्र 1 साल में करीब 1200, तो वहीं हरिहरगंज में 2000 से भी अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पर एक छात्र ने पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। कौन था ये छात्र, क्यों की उसने अभद्र टिप्पणी, ये रिपोर्ट 30 सेकंड में बताया गया। तेलंगाना में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करना एक बच्चे को भारी पड़ गया। मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपाली का है, जहां 1 नवंबर के दिन बिजनेस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पीड़ित को पीटते हुए देखा जा सकता है। लड़कों को उसे अल्लाहू अकबर कहने के लिए मजबूर करते हुए सुना जा सकता है।
तेलंगाना रैगिंग मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। तेलंगाना पुलिस ने IBS कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में एक स्टूडेंट की रैगिंग करने के आरोप में कुछ छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्रों पर हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़ित ने परिसर में अपने हॉस्टल के कमरे में 15 से 20 लोगों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पुलिस से की थी। गौरतलब है कि ICFI बिजनेस स्कूल के कुछ छात्रों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के लिए एक छात्र की पिटाई की और उसे अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए थे। और आइए बढ़ते हैं आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार 3 तलाक के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से अभी भी सामने आ रहे हैं। भले ही मोदी सरकार की तरफ से 3 तलाक को लेकर कानून बना दिया गया हो, लेकिन अब एक और मामला सामने आया जिसमें न सिर्फ 3 तलाक बल्कि हलाला का भी मामला सामने आया है। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको बताते हैं। मुस्लिम समाज में पिछले लंबे समय से चलते आ रहे 3 तलाक पर केंद्र की मोदी सरकार ने कानून बनाया, लेकिन फिर भी इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पूरा मामला 2017 का है, जब एक महिला को पहले 3 तलाक दिया गया और उसके बाद उसी के देवर के साथ हलाला करवाकर यौन शोषण किया गया। महिला का कहना है कि उसकी जबरन शादी करवाकर करीब 6 महीने तक उत्पीड़न किया जाता रहा। हालांकि अब पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करके मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर अब नोएडा से है, जहां पर जो स्टंटबाज हैं उनकी करतूत थमने का नाम नहीं ले, लेकिन कुत्तों को काटने का जो सिलसिला है वो भी नोएडा में बहुत तेज हो चला है। इसे लेकर भी एक नया कानून पारित किया गया है। क्या है नया कानून, 30 सेकंड में भीतर समझिए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ बाइक और कार चालक हैं कि वाहनों पर कभी खड़े होकर तो कभी लेटकर स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर इससे सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। नोएडा से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ lड़के बाइक पर बेहद ही खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक पर एक साथ 5 लड़के सवार हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 12 नवंबर का है, जिसे नोएडा के परथला चौक पर शूट किया गया है। यूपी में पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यही नहीं, कुत्तों के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने एक पॉलिसी तैयार की है। ये पॉलिसी शनिवार को बोर्ड की बैठक में पेश की गई, जिसे बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। इसके मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसके मालिक पर रहेगी। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देश के कई जगहों से क्राइम से जुड़ी कई गंभीर मामले सामने आए हैं। आइए 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी तमाम खबरें। यूपी के कासगंज में फायरिंग पर आम लोगों में दहशत पैदा करने वाला कुख्यात आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 25,000 के नामी तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि तौहीद के खिलाफ करीब 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हाल ही में कासगंज में हुई फायरिंग में भी तौहीद का नाम सामने आया था। बता दें कि इस मामले में प्रशासन ने 2 पुलिस कर्मियों की संदिग्धता को देखते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मामला सामने आने के बाद पता चला कि स्कूल का प्रिंसिपल ही छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। यही नहीं, आरोप है कि बीते 2 महीने में बच्ची का कई बार बलात्कार किया गया है। अब बच्ची के परिवार की शिकायत पर पुलिस द्वारा रेप और पॉस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर डैलिस में एयर शो के दौरान 2 विमान आपस में टकरा गए। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। यह हादसा बहुत दर्दनाक रहा, क्योंकि अमेरिका में हर साल एयर शो डैलिस में होता है, लेकिन इस बार यह हादसा बहुत भयानक और खतरनाक रहा। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है और धमाके के साथ दोनों प्लेन आपस में टकराए, तबाह होकर जमीन पर गिर गए। अमेरिका के एयर शो में पहली मर्तबा ऐसा हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी खतरनाक और डराने वाली तस्वीरें, क्योंकि एयर शो में हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं इस एयर शो को देखने के। लेकिन एयर शो के दौरान ही 2 विमान आपस में टकरा जाते हैं, दोनों विमान नीचे गिरते हैं, तेज धमाका होता है, 6 की मौत होती है। डैलस एयरपोर्ट जो अमेरिका का बहुत फेमस एयरपोर्ट है, जहां पर हर साल हवाई करतब किए जाते हैं, वहां पर ये हादसा पेश आया है और अमेरिकी एयरफोर्स के जवानों की इसमें मौत हुई।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के एयर शो में हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है ये। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। डैलस एयरपोर्ट के पास हवा में 2 प्लेन टकराए जब वो हवाई करतब दिखा रहे थे। और अब मिस्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी एक बस जो कि नहर में जा गिरी, 21 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये बड़ा हादसा इजिप्ट में, जहां पर नील नदी के डेल्टा नहर में गिरी यात्रियों से भरी बस और जानकारी के हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, बस हादसा हुआ है और इस सब के बीच कई लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है बस, लेकिन तमाम यात्री इस बस में सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 21 लोगों की मौत हो गई है। मिस्र में ये बड़ा हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 21 लोगों की जान ले ली है इस बस हादसे ने। बस किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है इस हादसे के बाद, आपको बता दें नील नदी के डेल्टा नहर में गिरी यात्रियों से भरी बस, इस 21 लोगों की जान चली गई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब जंग तेज हो चली है। सिसोदिया पर दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि लुटेरों से सावधान, और ये तस्वीर ट्वीट कर तंज कसा है। तो लगातार बीजेपी हमलावर है। जिस तरह से तमाम उनके नेताओं का जिक्र आ रहा है घोटाले में, उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर का मामला सामने आया और बीजेपी अब तेज हमलावर है। तभी उन्होंने लिखा कि तस्वीर में लिखा लुटेरों से सावधान, अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बाइक पर बैठे दिखाई दे रहे केजरीवाल और उस पर लिखा है लुटेरों से सावधान। तो एमसीडी चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो जंग है और मुखर और तीखी हो चली है और उसकी तस्दीक करती है तस्वीर जो बीजेपी ने ट्वीट की है।